दोस्तों, मैं आशीष पांडे और आज आपसे बात करूंगा मिडिल ईस्ट तनाव भारत की ऊर्जा स्थिति को लेकर। भारत की ऊर्जा जरूरत है क्या, हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत जैसे बड़े देश को रोज कई तरह की बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे खाना बनाने के लिए एलपीजी, गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल और बिजली बनाने के लिए कोयला, पानी, हवा, सूरज। इसलिए भारत कई तरह के स्रोतों से ऊर्जा लेता है, ये कंफर्म है। सबसे पहले बात करेंगे हम एलपीजी और क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की, जो कि दूसरे देशों से आता है। तो गैस और तेल का जो स्रोत है, इस पर चर्चा करेंगे और गैस और तेल के जहाज किस रास्ते आते हैं। बिजली के लिए तो कोयला भारत में मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एलपीजी और कच्चा तेल खाड़ी देश जैसे इराक, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों से आता है, जो कि भारत की खाड़ी से एक सकरे रास्ते से होकर आते हैं, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। आप कई दिन से सुन रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? इसे हिंदी में हम बोलते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य यानी वह जलीय संरचना जो डमरू के आकार की हो, दोनों सिरों पर चौड़ी हो, बीच में पतली हो, सकरी हो, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। और यह है इराक, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब आदि के देशों के पास, जिधर से कच्चा तेल और गैस मिलता है और वही हमारा रास्ता है, उधर से हमारा व्यापार होता है। तो वार की वजह से वहां पे उस रास्ते को ईरान द्वारा थोड़ा ब्लॉक किया गया है, जिससे समस्या पैदा हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा हम कुछ तेल लेते हैं, तो वो देश है रसिया, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी यह जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यह दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलपीजी यहाँ से गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन अभी भी कुछ एलपीजी जहाज भारत की ओर आ रहे हैं, इसलिए पूरी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं है। अभी जो कल की न्यूज है उसके हिसाब से ऐसा पता था। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें जो रसोई गैस की बात है। सबसे बड़ी चिंता की वजह यही है, भारत की जरूरत की लगभग 60 से 65% एलपीजी गैस विदेशों से आती है। कितना? 60 से 65%, यानी कि बाकी हम 35 से 40% इंडिया में प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इन 60 से 65% जो एलपीजी आती है वो कहाँ से आती है? उन्हीं खाड़ी देशों से आती है जिस जल डमरू मध्य की बात हम कर रहे थे। वो इसी रास्ते से आते हैं और वही रास्ता ब्लॉक है। अच्छा ठीक है, हमारा एलपीजी आता है बाहर से, लेकिन किस देशों से कितना परसेंट आता है इस पर चर्चा करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई से लगभग 40% हम इंपोर्ट करते हैं, कतर से लगभग 20% और सऊदी अरब से लगभग 15%, कुवैत से 10 से 15% और यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए से लगभग 10% हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब भारत की रसोई गैस काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है, क्योंकि हमारा 60 से 65% खाड़ी देशों से ही आ रहा है, तो उन पर निर्भर है। और तेल और गैस का जो समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से जो दुनिया की लगभग 20% तेल और एलएनजी गुजरती है, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ेगा? एशिया के देशों पर, खास करके इंडिया, चाइना और जापान। अच्छा, एलपीजी की तो बात की है, अब हम थोड़ा कच्चे तेल की बात करते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल आयात करता है, जिसके मुख्य सप्लायर देश से रसिया नंबर 1 पे है 30 से 35%, इराक 20%, सऊदी अरब से हम 15% और यूएई से 10% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम यूएसए, नॉर्वे, कनाडा से 5 से 10% और कुवैत, ब्राजील और अदर बाकी देशों से भी हम इंपोर्ट करते हैं। हाल में युद्ध के कारण भारत ने रसिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया, जो कि पहले कम हो गया था। तो हमारी डिपेंडेंसी किसी एक देश पे नहीं है, स्पेशली एलपीजी को छोड़ के, खाड़ी देशों को छोड़कर, तो बाकी हम सब जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य जो है हॉर्मुज का, उसका महत्व क्या है? तो भारत के लगभग 35 से 50% ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल पर डे तेल इसी रास्ते से आता है, और अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा, एलपीजी सब्सिडी सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन बंद नहीं हो सकती है। अभी भारत की जो करंट सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति है, उसके हिसाब से बात करें तो भारत के पास जो सरकारी तेल भंडार होता है, जिसकी संभालती है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL, इसके अनुसार भारत के पास लगभग 50 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक है। अब 70% ऑयल इंपोर्ट अल्टरनेटिव रूट से आ रहा है, तो भारत 40 से अधिक देशों से तेल भी खरीद रहा है, इसलिए सप्लाई पूरी तरह से बंद होने का कोई खतरा नहीं है। कच्चे तेल के लिए तो और भी खतरा नहीं है। अब ये तो थे बाहरी देशों से इंपोर्ट हो रहे थे, अब इसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है? हम बिजली बनाते हैं। अच्छा, भारत में बिजली कहाँ बनती है, कैसे बनती है, इस पर चर्चा करते हैं। भारत की बिजली कई स्रोतों से बनती है और सबसे बड़ा स्रोत है उसमें थर्मल पावर, कोयला। और कोयला कहाँ से आता है? इंडिया में प्रोड्यूस होता है, इंडिया से निकालते हैं हम। इंडिया में ज्यादातर मात्रा में निकालते हैं, और खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
और लेकिन कुछ कोयला हम विदेशों से भी मंगाते हैं, जैसे इंडोनेशिया से बिजली घरों के लिए, ऑस्ट्रेलिया से स्टील उद्योग के लिए और साउथ अफ्रीका से बिजली के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि से हम निकाल लेते हैं। तो हमारी बिजली पे जो थर्मल पावर पे डिपेंडेंसी है वो अपन खुद पे है, किसी और पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी जो डिपेंडेंसी बिजली पे है वो तो समझ के चलो कि ना के बराबर दूसरे पे है। हम जो भी करते हैं खुद के देश में कर रहे हैं बिजली में। अब उसमें हमारी कई तरह की चीजें हैं, जैसे सोलर है, हाइड्रो पावर है, हाइड्रोजन पावर है, विंड पावर है, इस पर चर्चा करते हैं। भारत धीरे धीरे तेल और गैस पर जो निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम कब तक बाहर से लेके आए। तो अब इसमें सबसे पहला हमारा स्थान है सौर ऊर्जा, सोलर पावर, सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो राजस्थान और गुजरात में बड़े बड़े सोलर पार्क बने हैं। धीरे धीरे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी तेजी से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है। तो इस पर डिपेंडेंसी किसी देश पे नहीं रहेगी। पवन ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु और गुजरात में भी विंड पावर काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। जितने भी देश की कोस्टल एरियाज हैं, हमारी कोशिश हो रही है, देश की कोशिश है कि धीरे धीरे इस पर काम किया जाए, ताकि सोलर के बाद हम विंड पावर पे भी काम करें। और इससे क्या होता है, फायदा क्या है कि हमें 24 घंटे बिजली मिलती रहती है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर जल विद्युत की बात करें, जल बिजली की बात करें तो हाइड्रो पावर का जो वर्क है, हिमालयी राज्यों में डैम वगैरह बिजली बना करके हम बिजली बना रहे हैं, डैम बना करके बिजली बना रहे हैं। हाइड्रोजन पावर पे भारत अब बहुत तेजी से फोकस कर रहा है और नए नए बड़े बड़े प्लांट्स भी लगा रहा है हाइड्रोजन पावर के। पानी को तोड़ते बिजली बनाने के लिए हाइड्रोजन अलग से बना रहे हैं। अब इनका हमने बिजली बना लिया, अब बिजली जब बना लिया तो उसका हम करेंगे क्या, ताकि गैस और ऑयल से निर्भरता कम हो। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं। भारत में अब गाड़ियों में तेल की जगह बिजली का यूज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भविष्य में डीजल और पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और आने वाले समय में ऐसा कहें तो कि ना के बराबर हो जाएगी। फिर किचन में बिजली के उपकरण का यूज, अब कई लोग गैस की जगह बिजली पे खाना बना रहे हैं, क्योंकि गैस की जब हम किल्लत हुई सबकी आंखें खुल गई। उदाहरण के लिए तो इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक केटल, अगर बिजली सस्ती और उपलब्ध हो तो गैस पर निर्भरता कम हो सकती है। और ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके, जहां भी हो, इलेक्ट्रिक आपके किचन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आते हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं, इन पे चर्चा करते हैं। तो भारत कई देशों से अच्छे संबंध रखता है, जो जैसे ईरान, इजराइल, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया। इसका फायदा अगर क्या है कि एक जगह से तेल कम मिले तो दूसरी जगह से हम ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और यही होना चाहिए। तो हमारी जो नीति है तटस्थ है, हम किसी ग्रुप में नहीं है, मतलब हमारा देश भारत किसी ग्रुप में नहीं है, सबके साथ है। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो आगे अब हम अंतिम निष्कर्ष पे आते हैं कि हमको इनमें कंक्लूजन क्या मिला। तो भारत कुछ चीजों में निर्भर है, एलपीजी गैस और कच्चा तेल पे, सही बात है, लेकिन कुछ चीजों में मजबूत है, अपना कोयला, अपनी बिजली उत्पादन भी अपना हो रहा है, सोलर विंड एनर्जी में कई देश से व्यापार। इसलिए भारत की पूरी तरह से एक देश पर निर्भर नहीं है, हम कई देशों से व्यापार कर रहे हैं, कोई एक देश पर निर्भर नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में या आपके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरान इजराइल का युद्ध बढ़ा तो गैस महंगी हो सकती है, सप्लाई में देरी हो सकती है, लेकिन सप्लाई बाधित नहीं हो सकती है, चेन प्रभावित होती है, सप्लाई पूरी तरह बाधित नहीं होगी, क्योंकि 35-40% गैस की प्रोड्यूस तो हम भी करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी देशों से हम उस पर अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो घबराने की इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो तुरंत गैस सिलेंडर मिल जाता था आपको थोड़ा टाइम लग सकता है मिलने में। अब भारत और ईरान के नजरिए से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत और ईरान के संबंध सामान्यतः अच्छे रहे हैं। इंडिया ने चाबहार पोर्ट पर प्रोजेक्ट में निवेश किया। इंडिया ईरान से पहले ऑयल खरीदता था, अमेरिकी सैंक्शंस के बाद कुछ इंपोर्ट कम हुआ, लेकिन हाल ही में ईरान ने इंडिया के जहाजों को हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दी। यह संकेत है कि ईरान और भारत का संबंध खराब नहीं करना चाहता और यही अच्छा है। तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन लेट हो सकता है, लेकिन चीजें फिर अपने लाइन पर आ जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद।